नाम डालें, आप ऐसी बात करें। वैसे बात इंडिया कल वज़ीर आज़म का नाम नहीं लेना पाकिस्तान के, खुदा को मानो यार। है या 1992 क्रिकेट टीम के कैप्टन बोले। शायद हमारे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फिक्र आम के एक नए एपिसोड के साथ आज हम तमाम अहबाब आज फिर आपके सामने हाजिर हैं। पाकिस्तान में बदलते हुए हालात और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को डिस्कस करना दौर जदीद के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास के ख़त्ते में हिंदुस्तान को देखें, अफ़गानिस्तान को देखें, चाइना को देखें और ईरान को देखें, तो ईरान तो खैर एक वन ऑफ द ऑड्स है इन तमाम मामलात के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर एज सच इस तरह के सैंक्शंस नहीं हैं। तो हम आज कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि पाकिस्तान अपने हमसायों के लिहाज से किस कदर तरक्की की राह पर गामजन है और हमारे माशरे में और हमारे मुल्क में कितने मसाइल हैं जिसको आम आवाम और हमारे सियासतदान फेस कर रहे हैं और उससे हम किस तरह से निकल सकते हैं और क्या मामलात हैं। इस पे आज हमारी डिस्कशन होगी और आज हमारे साथ पैनल में बैठे हैं तनवीर भाई, तला बिन अली और आसिफ खुर्शीद। तो सबसे पहले हम चलते हैं तनवीर भाई की तरफ और तनवीर भाई से पूछते हैं कि पाकिस्तान में किन मसाइल का हमें सामना है और पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए हमें किन किन एरियाज और किन किन फैक्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए। तनवीर भाई। बिलाल भाई, देखेंगे ये सवाल तो आपने बहुत बड़ा कर लिया है और इसका जवाब मेरे हिसाब से तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से किसी के पास नहीं है। क्या बात है, क्योंकि ये एक सिस्टम है और ये मुल्क उस सिस्टम के तहत अल्हम्दुलिल्लाह चलता चला जा रहा है। अब उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ डिक्लाइन भी हो, वो तमाम चीज़ें साथ साथ हैं। और वैसे होश संभाले हुए काफ़ी टाइम हो गया है और जब से मार्केट में आए, जॉब करना शुरू हुए, और तो उस वक्त हम ज़्यादा सुनते हैं ना भाई पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या बुरे हैं या ख़राब हैं। तो 13 साल हो गए, 2011 से हम काम कर रहे हैं और 2011 से हर साल यही सुनते हैं कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। इस सर 1947 से अगर आप काम करना शुरू करते हैं सर तब भी आप मैं इसी चीज़ के मुंतज़िर होते हैं। यही कहना चाह रहा था कि ये एक कैफियत है जो शायद पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है, शायद हमारे डीएनए में, इस मुल्क के डीएनए में, और आगे भी हो सकता है कि ये चीज़ हमारे साथ रहेगी। अब अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि पाकिस्तान को मैं ये समझता हूँ कि एक सर्वाइवल वाला मुल्क है और यहाँ पे रहना, वो आपने बहुत सारी शायद मूवीज हैं या फिर गेम्स हम खेलते हैं सर्वाइवल वाले, तो जिस हालात में, हालात जंग में है तो उसमें कैसे सर्वाइव करना है, हालात अमन में है तो वैसे कैसे सर्वाइव करना है, या जैसी भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको अपने आप को ढालना है और आगे बढ़ जाना। तो मैं जो थोड़ा बहुत समझता हूँ, पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा प्यारा मुल्क है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है सर्वाइवल वाली है। जैसे हालात हो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल के आपको आगे बढ़ना है। वो एक शेर है ना, सदा एक रुख पर नहीं नाव चलती, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। अब इसका मतलब तो आप ही समझा सकते हैं, शेर व शायरी से कोई खास इतना ताल्लुक है नहीं और बहुत सिंपल सा है, सदा एक रुख पर नहीं नाव चलती, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। बिल्कुल ऐसे ही है। अब थोड़ी सी और आगे बात करूं, जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है तो अगर हम जैसे खासकर जो सबसे आसान चीज़ हम देखते हैं, करेंसी डिवैल्यू आप उठाएं तो नेपाल की करेंसी अगर आप उठा लें तो वो भी हमसे स्टेबल है। इवन अफगानिस्तान की करेंसी बहुत स्टेबल है हमसे, इंडिया की करेंसी स्टेबल है, बांग्लादेश की करेंसी इंडिया तो स्टेबल 1 इंडियन रुपीस इज इक्वल टू अराउंड 3.28 पाकिस्तानी 3.28 है, अफगानिस्तान है 4.04। अब तो हम ये भी बोल नहीं सकते कि तुम्हारी 1 टका की औकात नहीं, टका भी हमसे ऊपर जा चुका है, उनका वो बहुत ऊपर चला गया है। इवन हम श्रीलंका जो बैंकरप्ट हो गया था उसके भी हम आस पास हैं, कोई हम बहुत ज्यादा मार्जिन पे नहीं है, कोई 0.4 का कोई मार्जिन होगा हमारे पास। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है या कर गई है, जो भी मामलात हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं
बहुत ज्यादा हम इकोनॉमिकल पहलू के ऊपर शायद नजर उस तरह से ना डाल पाएं जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं। तो हम तो एक जनरल चीजें, नहीं, आसिफ भाई की तरफ आएंगे, आसिफ भाई की तरफ भी आएंगे। और तला भाई तो हमारे साथ एक बैंकर भी बैठे हैं, पाकिस्तान, तो बिलाल भाई मेरी तो बस ये राय है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको वक्त और हालात के हिसाब से जिंदगी को ढालना है और इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। यहाँ से आगे निकलना चाहते हैं आगे निकल जाएं। पाकिस्तान इसी तरह आगे निकलेगा और निकलता चला जाएगा। अब आपको अच्छा लगे सर या बुरा लगे, ये पाकिस्तान, ठीक है। तनवीर भाई आपका पॉइंट आ गया। आसिफ भाई, पाकिस्तान आगे निकल रहा है, एक मुश्किल सवाल है, लेकिन सर पाकिस्तान ही बहुत आगे निकल रहे हैं। मतलब आप अगर पिछले 2-3 साल उठाकर देखें तो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दूसरे मुल्क चले गए और आपका क्रीम जो है वो पाकिस्तान जा रहा है। एक पॉइंट और ऐड करूंगा, हमारा लेबर तबका जो है वो यूरोपियन साइड पे, वेस्टर्न साइड पे नहीं जा पाता है। वो नॉर्मली विजिट अगर जाता है तो मिडिल ईस्ट की तरफ। सर मिडिल ईस्ट ने तो सर मतलब आप देखें सऊदीया ने, दुबई ने तो वीजा ही बंद कर दिया सर पाकिस्तानियों का। तो खैर पाकिस्तान डेवलप होता हुआ सर नजर नहीं आ रहा। आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान डेवलप होगा भी नहीं इस तरह से, जिस तरह से जिस डगर पे पाकिस्तान चल रहा है डेवलप होगा भी नहीं। क्या पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है? पाकिस्तान आगे तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 6-7 महीने या साल पहले जो पीछे जा रहा था बस वो पीछे जाना रुक गया। बस वो पीछे जाना रुक गया, जहां है अभी वहां रुका हुआ है, आगे उस तरह से नहीं बढ़ रहा है क्योंकि चीजें सिर्फ रुकी हुई हैं। इन्फ्लेशन ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता शायद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। काइबोर अभी तलहा को पता होगा कि काइबोर अभी तकरीबन पिछले 6-7 महीनों के बाद तकरीबन 12% पे आया हुआ है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि इसको 1 डिजिट के अंदर लेकर आए, मतलब अंडर 10 के अंदर जो है काइबोर लेकर आए। स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन इस पे मिफ्ता इस्माइल की एक बात मैं रिपोर्ट करता हूँ, कहता है कि यार अगर 1 लाख पॉइंट्स को अगर इसने क्रॉस किया है तो ये कम है अभी भी। तो वजह ये है कि अगर इससे पहले की गवर्नमेंट देखी जाए, इमरान खान की और उससे पहले नवाज शरीफ की, इन दोनों की गवर्नमेंट को अगर हम देखें तरीके इंसाफ और नून लीग, तो उस वक्त जो 100 इंडेक्स रहता था वो 53,000 यानी 53,000 54,000 इस तरह इसी के अंदर वो फ्लक्चुएट कर 50 से लेके 55,000 के अंदर वो चलता था। एक पॉइंट ऐड करूंगा, इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोविड ने हिट किया था और कोविड में 27,000 पॉइंट तक स्टॉक मार्केट आ गई थी। नीचे आई थी और ऊपर 72 तक चली गई थी जब ऊपर ज्यादा शुरू हुई। 55 से 70, अच्छा ये 72 वाले को तो रहने थे, पहले से 55 तक वजह रहते, 72 वाले को मैं भी बता देता हूँ। उसके बाद होता ये है कि जो एक्चुअल में होनी चाहिए ना, उस वक्त अगर गवर्नमेंट देखा जाए नून लीग की और इमरान खान के शुरू की गवर्नमेंट, दोनों टाइमों में जो डॉलर था वो 110, 120 और 120, 130 के दरमियान था, 125 के दरमियान था। और उस हिसाब से इस वक्त डॉलर तकरीबन 300 का है, और डॉलर 300 का है तो अंदाजा कर लें कि इस वक्त हमारी स्टॉक मार्केट तकरीबन 1.5 लाख से क्रॉस करनी चाहिए थी। ये 1 लाख कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। आपके जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है और पैसे जिस तरह डिवैल्यू हुए हैं, उस हिसाब से अभी आपके स्टॉक मार्केट 1.5 लाख पॉइंट्स क्रॉस करने चाहिए थे, अभी तक नहीं किए। क्योंकि अगर ये नहीं होता, ये डिवैल्यूएशन नहीं होती, तो फिर ठीक है, फिर तो बहुत बड़ी बात होती है 1 लाख पॉइंट। लेकिन जितनी ये डिवैल्यू हुई भी उस हिसाब से अभी ये कम है, इसमें और होना है। और ये जो स्टॉक मार्केट बढ़ता है ये बड़ा सिंपल सा है कि यार ये एक अंदेशा होता है, एक फोरकास्टिंग होती है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनीज आगे चल के परफॉर्म करेगी और इस तरह से मुल्क भी आगे बढ़ेगा। पैसों का एक रोलिंग आई है और इस तरह से गवर्नमेंट मुल्क ने आगे तरक्की करना है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में होता ही है कि एज अ हॉट मनी के तौर पर लोग, क्योंकि यहाँ पर काइबोर बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो लोग सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लेने के लिए, उस तरह से इस्तेमाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते पाकिस्तानी। हॉट पैसे, और इसमें ज्यादातर पैसे तो उन लोगों के हैं जिनमें दुबई के पैसे, जिन्होंने सिर्फ वक्ती तौर पर रखवाए हुए थे ताकि आप किसी डिफॉल्ट ना करें। स्टेट बैंक में आपके $2 बिलियन के करीब इन्होंने रखवाए, आप सिर्फ डिफॉल्ट ना करें। उस तरह से पाकिस्तान की वजह भी इतना रिजर्व नहीं है, कर रहा है लेकिन अभी टाइम लगेगा। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, जो नहीं रुका हुआ है, बस जो पीछे जा रहा था, रिवर्स गियर लगा हुआ था, वो रिवर्स गियर निकल के न्यूट्रल हो चुका है। उम्मीद करते हैं अपना मुल्क है, क्या करें, तकलीफ जितनी भी हो, लेकिन यही तवक्को करेंगे, यही उम्मीद करेंगे कि शायद बेहतर हो जाए। और वो वाली बात के यार मुल्क बाहर छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट किसी चलो भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पे? आसिफ भाई का पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट हो सकता है आसिफ भाई से डिफरेंट हो। आप चूंकि एक बैंकर हैं तो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली आप पाकिस्तान को किस तरह से देख रहे हैं? पिछले 4 साल 5 साल, सन 2020 के साथ अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आज हम 2024 के एंड पे खड़े हैं, 2025 में हम कदम रखने ही वाले हैं। क्या बहुत ज्यादा फर्क है? क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या फिर हम? जब
इमरान खान की हुकूमत आई, उसकी हुकूमत आने के बाद कुछ वक्त के बाद हमारा जो कायबोर जिस तरह से शूट हुआ उसके बाद फिर वो कायबोर जाके रुक गया था। हम 12% 13% के हिसाब से हम चल रहे थे। फिर जब इमरान खान साहब एक को एक एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। एक लेमैन लैंग्वेज में, एक आम फहम जबान में हमें और देखने वालों को ये समझाइए कि कायबोर क्या चीज है और कायबोर का इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि ये चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं आम लोगों के लिए। कायबोर जो है वो पाकिस्तान के कुछ बड़े बैंक्स होते हैं, 4 बैंक्स होते हैं, 4 या 5 बैंक बड़े। ये जब रोज सुबह उठते हैं तो रोज सुबह उठने के बाद ये एक रेट तय करते हैं कि आज की जो ट्रेडिंग है वो इस रेट के तहत होगी। मतलब जो कर्जा है, क्योंकि हर बैंक एक दूसरे बैंक से सुबह उठ के कर्जा ले रहा होता है और शाम को वापस कर रहा होता है। अच्छा। जो सुबह आप कर्जा लेते हो बैंक से, तो वो बैंक 4 बैंक या 5 बैंक मिलके स्टेट बैंक को एक रेट प्रोवाइड करता है कि आज जो हम कर्जा देंगे उसके शरह सूद जो है वो ये होगी। अब शरह सूद का तो सीन नहीं, कायबोर एक बेंचमार्क है, तो अब जो उसका बेंचमार्क है वो आज के दिन का ये होना है। अब फॉर एग्जांपल अगर कायबोर बढ़ जाता है या कायबोर कम हो जाता है तो उससे फर्क क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या होता है? जब कायबोर ऊपर चढ़ रहा होता है इट मींस कि जो है मुल्क के हालात स्टेबल नहीं है। ओके। ठीक है, हम अपने दिए गए पैसों पे हम रिटर्न ज्यादा ले रहे होते हैं क्योंकि अगली पार्टी के पास फंड नहीं होता, तो उनकी वो मजबूरी होती है। सही है। फिर जब कायबोर नीचे आ रहा होता है मतलब सबके पास अब फंड आ गए। आप ये जस्ट लाइक डिमांड एंड सप्लाई का है, अभी उनकी डिमांड है तो आपकी सप्लाई महंगी है, जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो आपकी सप्लाई वो हो जाएगी, आपके रेट खुद ब खुद आएंगे नीचे। अभी क्योंकि जब से फॉरेन रेमिटेंस आना स्टार्ट हुई है, पैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं, अभी फिर वक्त फिर पाकिस्तान पैसे आना रुक गए हैं क्योंकि जो इंटरनेट के हालात हैं, लोग आईटी सेक्टर काफी ज्यादा बहुत सफर कर रहा है, बहुत मूव कर रही है, तो ये एक, लेकिन अभी भी हम 12.5% पर हम रुके हैं। 12.5% कायबोर है हमारा, लेकिन हो सकता है इससे भी और भी नीचे आ जाए, जैसे आसिफ भाई कह रहे थे कि हम सिंगल डिजिट पे आने का हम सोच रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना कि हम सिंगल डिजिट पे तो आ रहे हैं, लेकिन जो आम आवाम है ना उसको कुछ ज्यादा फर्क समझ नहीं आ रहा है। आवाम को तो कोई फर्क क्योंकि आवाम ने बैंक में पैसे रखवाए हुए थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि यार बैंक में पैसे रखे हुए तो हमें प्रॉफिट आ रहा है, जिस हिसाब से हमारा घर चल रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 1 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए बैंक में रखे हुए जिसमें माना उनको प्रॉफिट आ रहा है। मैं आपको बताऊं, आज से 6 महीने पहले की बात बताऊं तो बैंक 25% तक प्रॉफिट दे रही थी जब हम 22% कायबोर पे थे। आज हम जो है, ये मैं माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक होता है, और जो कमर्शियल बैंक है वो 20-21 तक दे रही थी। आज हम 22% कायबोर के बावजूद, हाँ, आज हम जब कायबोर 12.5 पे आ गया तो आज हम जो है 9% 9.5% का प्रॉफिट दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट स्टेबल नहीं है। कायबोर किसी भी दिन जो है ना फ्लक्चुएट हो जाता है। अच्छा। गिरते गिरते आज हम 12.5 पे आ गए, आने वाले वक्त में उम्मीद है कि हम फेब तक हम शायद 8-9 पे आके हम खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसका ये अंदेशा है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। बज़ाहिर तो ये फिलर यही है, फिनोमेना है, बज़ाहिर यही फिलर है कि ये चीज अवाम तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, लेट होती है। बज़ाहिर तो यही है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रही है, आपके कायबोर के रेट नीचे आ रहे हैं, आपके स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ रही है, आप इस वक्त लोगों का फोकस ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा है। मार्केट में लोग ट्रेडिंग पे इन्वेस्टमेंट बहुत कर रहे हैं, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग पे जाएं, चाहे लोग बिटकॉइन पे जाएं। आप इस वक्त अगर हम बिटकॉइन को भी देखें, जो कि पाकिस्तान में इलीगल है, आपकी जो क्रिप्टो है, लेकिन लोग फिर भी क्रिप्टो के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं नॉर्मल एक बात करूं, इस वक्त क्रिप्टो भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, एक्सट्रीम पे हो रही है, मतलब कि 700% तक मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर जा रही है। यानी कि मैं आपको बताऊं 8 महीने पहले आपके जो बिटकॉइन का रेट था वो $28,000 का एक बिटकॉइन था। आज बिटकॉइन 95,000 का एक बिटकॉइन। अब आप हिसाब लगा रहे हैं कितना % उसने आगे जंप लिया हुआ है। ठीक है, ऐसी डॉज की बात है। डॉज जो है वो कुछ वक्त पहले की बात है कि 0.0000 कुछ 1-2 सेंट पे था, आज वो डॉज जो 0.02 सेंट पे आ गया, तो कितना % उसने अपने आप को शूट किया। अभी ट्विटर के वो ट्रेंडिंग हैशटैग भी है डॉज। चलें, खैर ये पॉइंट आ गया। खैर मैं नहीं समझता कि बिटकॉइन पाकिस्तान में तो चूंकि बैन है तो इसलिए उसके ऊपर हम, तो इसके ऊपर हम मजीद डिस्कशन करें कर सकते हैं। और अगर बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है? पाकिस्तान कोई फायदा नहीं हो रहा, बाहर जा रहा है ना आपका, कोई फायदा नहीं हो रहा उस पे, क्योंकि
उसमें एक तो मसला ये भी है ना कि बिटकॉइन के अंदर ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कोई उसका कोई कंट्रोल नहीं है। आप किसी एंगल पे आप उसकी केवाईसी नहीं कर सकते कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस जोन से आए हैं आपके पैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, बहुत ज्यादा एफएटीएफ का भी इशू होता है, इलीगल काम में टेरर बहुत फाइनेंसिंग भी होती है, वो भी बिटकॉइन से होती है, क्योंकि बिटकॉइन के थ्रू जो ना वो चल रही होती है। नहीं खैर, हम ये हमारे आज का टॉपिक भी नहीं है, तो हम इसमें मजीद डिस्कशन भी नहीं करेंगे। आपसे एक पॉइंट लेता हूँ, वही सवाल मैं तनवीर भाई से करता हूँ कि आपने कहा कि इंटरनेट के बड़े मसाइल हैं हमारे मुल्क में, तो आईटी सेक्टर हर मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट देता है सर, क्योंकि यहाँ से बैठ के लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और उसके बिहाफ पे आपके मुल्क में डॉलर्स, पाउंड और यूरोस वगैरह आ रहे होते हैं, जो कि फॉरेन रेमिटेंसेस में काउंट होता है, तो उससे भी आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होती है, बूस्ट करती है। तनवीर भाई, जब इंटरनेट ही नहीं होगा सर, काहे की फ्रीलांसिंग? बिलाल भाई, मसला ये है कि जब भी कोई नई चीज मुतारिफ की जाती है तो उसके साथ कुछ सेटबैक्स, कुछ स्टोरीज और कुछ कहते हैं ना कि नापसंदीदा एलिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। तो अब डेफिनेटली जो चीज हमारे मुल्क में हो रही है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वे में कुछ भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, जब तक वो फाइनली इम्प्लीमेंट ना हो जाए। सर बहुत टाइम लग रहा है ना सर, कितनी शार्क तारे काट रही हैं सर। आप क्या फारिग चल रही है, शार्क फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में है, शार्क फारिग चल रही है, हमारी तारे काट रही हैं। देखिए ये शार्क की मसला बात ये नहीं नहीं है, होता। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। सर मैं चाह नहीं रहा ना हम उस तरफ जाएं सर, फिर नारा लगाना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड में, सेकंड वर्ल्ड में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम क्या किधर आते हैं? हम सर मेरे ख्याल से फोर्थ में आ गए। ठीक है, थर्ड फोर्थ वर्ल्ड कंट्री में हम आ गए। हाँ। तो ये अब अगर आप मैं यूएई की बात करूं फॉर एग्जांपल, क्या हम वहां पे व्हाट्सएप चला सकते हैं? नहीं चला सकते। तो फिर वहां पर तो एहतजाज करके सबको मर जाना चाहिए। सही है। व्हाट्सएप के बिना तो जिंदगी हमारी, व्हाट्सएप के बिना जिंदगी खत्म हो गई है ना। ठीक है, तो वहां पर अल्टरनेट है, वो अल्टरनेट है जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं शायद। ठीक है। अच्छा देखो यार बिलाल भाई, मैं जो आपको बात कह रहा था, इमरान भाई से भी बात हो रही थी कि बहुत सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है। उसके असल मकासद आपको बाद में पता चल जाएंगे। डेफिनेटली कंट्री है, मामलात हैं, इससे नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना नुकसान हो रहा है कि मैं आईटी वालों को तो छोड़ देता हूँ। नुकसान ये है कि अब हमारा भी काम ऐसा है कि दिन भर में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, एक से दिन भर में समझ लो कि सैकड़ों बंदों से बात करनी होती है। कभी इस क्लाइंट को जवाब देना है, कभी उसका कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है रिव्यू करके बताना है, कभी वो बता रहा है। हर वक्त तो लैपटॉप खोल के नहीं बैठे होते कि यार ईमेल चेक करें। डेफिनेटली 4G है व्हाट्सएप के ऊपर। अब तो व्हाट्सएप हमारे जिंदगी में इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि अगर उसको बंद कर दिया जाएगा तो हमारे बिजनेस का एक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हिल जाएगा। बिल्कुल, आपके बहुत सारे बिजनेस ग्रुप जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर चल रहे होते हैं। ईमेल को आहिस्ता आहिस्ता मैं समझ रहा हूँ कि वो रिप्लेस करता जा रहा है। पहले हम ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर हम चले गए। भाई मेरा डाटा नहीं आ रहा, मेरे पास पिक्चर्स नहीं आ रही, मेरे पास कोई फाइल डाउनलोड नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे कोई चीज नहीं आ रही है। भाई मैं सारा दिन बैठा हुआ, मुझे एक बंदा कॉल कर रहा है, यार अर्जेंसी है। हम फॉर एग्जाम्पल यूएसए और यूरोप में कस्टमर बैठे हुए हैं, वो हमसे डाटा मांग रहे हैं। अब किसी ने मुझे भेज दिया कि यार ये चीज तुझे रिव्यू करके फौरन भेजनी है, मैं साइट पे खड़ा हुआ हूँ, वहां पर लैपटॉप खोल के ईमेल तो मैं नहीं कर सकता, मुझे व्हाट्सएप पे ही देखना है, उसको रिव्यू करके जवाब देना है, वो आगे भेजेगा। अब ये सारा पूरा जो है कम्युनिकेशन का चैनल है वो बर्बाद हो गया ना। अब मैं उसको आज जवाब नहीं दूंगा, मुझे कहीं वाईफाई मिलेगा या कोई ऐसा नेटवर्क मिले और आप जहां पे वो डेटा डाउनलोड हो। ये भी नहीं बोल सकते ना हमारे मुल्क में व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, हमारे मुल्क में इंटरनेट का मसाइल बताना पड़ेगा। मैं सुबह मुझे एक अर्जेंट जवाब देना था, मैं नहीं दे पाया। मैंने फिर एक बंदे को कॉल की, उसको बोला भाई ये मसला है, मैं ये चीज रिव्यू ही नहीं कर सकता, मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे सिग्नल्स का इशू है, मेरे पास चीजें डाउनलोड नहीं हो रही है, मैं ईमेल को एक्सेस अभी नहीं कर पा रहा। फिर मैं शाम में घर गया, घर जाकर मैंने ईमेल टाइप की, उसको एक्सक्यूज किया कि कुछ अनसर्टेन कंडीशन है जिसकी वजह से मैं ये चीज रिव्यू नहीं कर पाया, और अब आपको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ टाइमली। मुल्क में कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से, या फिर कुछ अनसर्टेन, मैं तो हमेशा अनसर्टेन कंडीशन है, हम जिसको बता नहीं सकते कि क्या है, चिपकाने वाली बात है। डेफिनेटली इससे आउटकम तो है आपके बिजनेस का लॉस है, या फिर जो भी आप कह लें। और आईटी, अब हम जब इतने डिस्टर्ब हैं तो हो सकता है कि आईटी सेक्टर इससे ज्यादा डिस्टर्ब, मगर बहुत डिस्टर्ब। दोबारा से मैं फिर वही बात कहूंगा कि हो सकता है कि आगे जाकर ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, आपको आसान हो लगे। ठीक है, हो सकता है कि हम वीपीएन जो यूज कर रहे हैं
तो बहुत सारे अनरजिस्टर्ड वीपीएन है, आने वाले वक्तों में आपके जो वीपीएन हो वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। डेफिनेटली हमारे यहाँ पर डेटा ब्रीच का मामला बहुत ज्यादा है ना, पूरी दुनिया में है ये, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का एक मामला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको देखना समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया हो गया या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल है, उसके ऊपर कोई कुछ भी करते जा रहा है, ठीक है। अपनी आईपी को सिक्योर कर लेता है, अदर देन आईपी से कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो एक तरफ अगर पहलू देखा जाए तो सही भी है, एक तरफ नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब ये है, वक्त की जरूरत ये है कि चीजों को बैलेंस किस तरह से किया जाए। सर 77 साल का हो गया पाकिस्तान। तनवीर भाई आपका पॉइंट आ गया? हाँ जी, अब आप आगे देखें। आसिफ भाई, तनवीर भाई ये कह रहे हैं कि यार ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं जिसकी वजह से इंटरनेट डिस्टर्ब है। सर आप यही कहना चाहते हैं? हो सकता है, बिल्कुल आप यही कहना चाह रहे हैं ना? ऐसा ही कहना चाह रहा हूं सर। और तनवीर भाई आगे कहते हैं कि यार टाइम लगेगा, सही हो जाएगा। सर 77 साल का हो गया सर पाकिस्तान। सर और कितना टाइम लगेगा? आप आदी हो जाएंगे उसके। मेरा ख्याल है किसी भी कौमों को सदियां लग जाती हैं। यूएस अगर आज इतना अच्छा है, 200-250 साल की एक पूरी स्ट्रगल है, इतनी आसानी से वो आज ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ है। मतलब 200-250 साल लगे हैं यूएस को भी यहाँ तक पहुंचने में। यूके ने बहुत लंबा टाइम जो है ना चीजें बनाई हैं। तो ये लगता है हाँ, पाकिस्तान को अब तक हो जाना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि अब पाकिस्तान को अलग से कुछ नहीं बनाना है, अलग से कोई पॉलिसी नहीं, दुनिया चल रही है, आपको सिर्फ उठाना है, कॉपी करना है, इंप्लीमेंट करना, बना सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर मतलब सिंपली करके किया जा सकता है। बल्कि अंग्रेजों ने कुछ अच्छा ही दिया था, हमने तो उसका भी कानून का भी बेड़ा गर्क किया। बल्कि जिसको चेंज करना था उसको चेंज किया नहीं, और जिसको चेंज नहीं करना था उन कवानीन को चेंज कर दिया। और तनवीर भाई की जो बात है ना कि इसको टाइम लगे, मतलब इस पे सीधी सी बात है कि एक पॉलिटिकल मैटर है, ना मौका नहीं है बर्दाश्त, ना लोग सुन पाएंगे, ना फिर यहाँ कुछ होगा। तो फिर मतलब सबको पता है एक पॉलिटिकल मैटर, अब क्या उसको अंदर इतना डीप पॉलिटिकल मैटर है। कम से कम हमें ये हकीकत तो तस्लीम कर लेनी चाहिए ना यार, हाँ ये पॉलिटिकल मैटर है ये। और इससे कोई जो है आपकी डेटा ब्रीच और प्रोटेक्शन की कोई कहानी, प्रोटेक्शन वाला मैटर अल्टीमेटली वो होगा सर, प्रोटेक्शन तो है। मतलब वो जब सफाई हो रही है तो फिर अगर आप चीनी के लिए सफाई कर रहे हैं तो लाजमी से बात है चूटियां वो भी साथ जाएंगे सर उसके। नहीं, एक जाता है। एक और बात भी है ना फिलहाल, देख ऐसा है ना बॉस के पूरी दुनिया करती है। चाइना ने भी ये काम किया भाई, यूएस ये काम बहुत पहले कर चुका है। हम क्योंकि पहले हमें प्रॉब्लम नहीं थी, पहले हमें इसकी जो लोग ये कर रहे हैं ना उनको पहले इससे फायदा था। अब उनके ये गले पड़ गया है, तो अब याद आ रहा है कि अब इसको फायरवॉल लगाना है, अब इनको डीपीआई लगाना, अब ख्याल आ रहा है। इससे पहले वो इसके बेनिफिशियरी थे, पूरा बेनिफिट इसी को तो इस्तेमाल किया है। अब यही मामला इनके गले पड़ा है ना। मगर इससे पहले दूसरी कंट्रीज ने इसको अप्लाई किया। नॉर्थ कोरिया करता है इसको, खैर अब नॉर्थ कोरिया की और ईरान की तो खैर इस दुनिया से अलग ही हटा देते हैं, लेकिन चाइना इसको करता है। नहीं चलता चाइना में, क्यों ना व्हाट्सएप चलता, सब उनका अपना है, वो जो भी चलाते हैं मेड इन चाइना चलाते हैं, सीधी सी बात है, कोई और चलाते नहीं है। तो बाकी मुल्क मालिक ने ये कर लिया है, इंडिया को अभी इतनी जरूरत नहीं पड़ी। खैर इंडिया में भी ये सेटअप लगा हुआ है। एक मसला भी है आसिफ भाई, मैं असल में हमारे मुल्क में ना एक बहुत बड़ा मसला ये है कि सारे मसले बड़े हैं, सारे हैं मसले तो बहुत है ना, ठीक है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी आवाम के पास टाइम बहुत अच्छा फारिग टाइम है। अब उनको इस फारिग टाइम को इस्तेमाल करके पैसा कमाना भी आ गया है और सबसे बड़ा हुनर मिल गया है हमारी आवाम को। ये एग्जाम्पल हम भी बैठे हैं, एग्जाम्पल हम भी बैठे हैं। एग्जाम्पल ये है कि अभी देखिए हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पर टाइम निकाल के बैठे हैं कि क्योंकि ये बेहतरीन सोर्स बन गया है कि गलत तो मेमर्स। अच्छा यार गलत क्या है मुझे आप ये बताएं। मेमर्स, हाँ ठीक है वो बात। मीमर्स, अरे मेमर्स है, मीमर्स है या मैमेज है या जैमर्स है, जो भी है, ये बकरे हैं मैं सही है, ठीक है। उनका काम क्या है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये सर ये उनका काम, जी सर, उनका काम क्या है? अभी हमारी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हमारी अच्छी वीडियो में से भी कुछ अच्छी बातें बुरी बन के पेश हो रही होंगी और कुछ बुरी बातें अच्छी बन के पेश हो रही होंगी। ये उनका हुनर है। तो हमारे मुल्क में जो बहुत सारे इंतशार की वजह है, जहनों को बनाया जाता है। एक पार्टी अपने हिसाब से जहन बनाती है, दूसरी पार्टी अपने हिसाब से जहन बनाती है, एक ग्रुप अपने हिसाब से जहन बनाता है। मतलब आवाम परेशान है कि जाए तो जाए किधर। ये रास्ता है बोलता आओ इस पे, वो रास्ता है बोलता आओ इस पे। अच्छा मजे की बात है कि कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जो मंजिल पे ले जाए आपको। सही। तो ये मुल्क ऐसे ही घूम रहे हैं। तो अगेन फिर हम कहां पर आ जाते हैं? सर्वाइवल है भाई। हमारा मुल्क चौरंगी पे हाँ गोल गोल घूम रहे हैं। अच्छा और आवाम को चौरंगी ही घुमाया जा रहा है। अच्छा बताया जा रहा है कि
ये चौरंगी घूम जाओ तो अच्छा आगे 50 साल पहले सुनहरा दिन आएगा। हाँ। अगर वो तकरीबन 50 साल पहले क्या शायद बताऊं, ये एक ठीक बहुत करो। बड़ा नारा था हाँ। वोट लेने के लिए कि रोटी, कपड़ा मकान। और मकान। अच्छा सर आज भी नहीं, आज भी यही मसला है सर। अभी बहुत सब तो डाइटिशियंस ऐसे आ रहे हैं, रोटी खाने मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार आज ही सही नहीं है, इसको खाना नहीं है, मर जाओगे इसको खाने से। हैं हाँ, हाँ रोटी तो अनाज वैसे मत जहर है। खाओ, रोटी रोटी जहर मत है। खाओ, चावल नहीं खाओ। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर बंदा कह रहा है कि यार उसूलन तो हमारी बॉडी अनाज खाने के लिए है ही नहीं, रोटी खाने के लिए है ही नहीं, रोटी चावल खाने के लिए तो नहीं है। हम तो शुरू से सब्जी, फ्रूट्स और गोश्त पे जिंदा है रहने के लिए, और हमारा ओवरऑल सिस्टम भी उसका आदी है। ये तो बेवजह हम उसको सिर्फ और सिर्फ रोटी घुसाए चले जा रहे हैं अंदर, आओ खाओ। तो फिर क्या कहेंगे भाई हिंदुस्तान के अंदर? 100 ग्राम अरे तो आसिफ है ना? भाई, आसिफ भाई अगले 10 साल के बाद ये वही तजियागार होंगे जो बोलेंगे इससे बहुत नुकसान हो गया है, अब हमें रोटी, अब वापस रोटी पे आ जाइए। वापस रोटी पे आओ। सही। इमरान भाई बैक कैमरा हंस रहे हैं। इंडस्ट्री के बारे में, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आपने सुना था? आपने अयूब सुना खान का होगा, दौर है। एक इंडस्ट्री लगाई गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, हम जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, पूरी दुनिया जो है बहुत पीछे चली जा रही है। क्या करना है? आगे बढ़ाना है दुनिया को। क्या किया गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को फरोग, बेतहाशा इंडस्ट्रीज लगाई गई, पूरी दुनिया में इंडस्ट्री लगा दी गई। अब कितना अरसा हुआ होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का वक्त? 50 साल हो गए होंगे। नहीं पूरी दुनिया में तो 200 साल का टाइम, 200 250 200 300 साल का। इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम कब आया? 200 साल पहले तकरीबन। एक कम हैसियत से इंडस्ट्री कम है वैसे मैं बात की इंडस्ट्रियलाइजेशन 19वीं सदी के अंदर, 19वीं और 20वीं सदी में। 19वीं सदी के बाद है। यूरोप और यूएस के अंदर इन दो जगहों पे 19वीं और 20वीं सदी 100 साल कर लूं? नहीं ज्यादा ज्यादा कर लूं? 150 साल। 150 साल। चलो 150 साल के बाद हमें क्या समझ में आया कि हमने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। अब सस्टेनेबिलिटी पे काम करो, इंडस्ट्री की वजह से बहुत नुकसान हो गया। अबे लगाया भी तो हमने ही, अब याद आया बर्बाद। अब इसी तरह से जो सस्टेनेबिलिटी पे हम काम कर रहे हैं, आप यकीन मानो हम तो शायद मर जाएं 50 साल के बाद या 100 साल के बाद, जिंदा रह ना रहे, इसी सस्टेनेबिलिटी में कोई ऐसा कीड़ा निकलेगा जिससे एक नया वर्ड लॉन्च होगा, उससे पैसा कमाया जाएगा। अब बोलेंगे इससे काम करो, दुनिया मरने वाली है। खैर मैं इस पे बात करता, लेकिन कोई सवाल है तो फिर पूछ ले, फिर वरना फिर एक Survival बात है तो boss, मिसाल है हटाना ना, बंद कर दो। जब आज से एक तकरीबन 100 साल पहले फेसबुक पे एक पोस्ट देख रहा था, ये जितनी भी ईवी कार्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, बेसिकली क्या वजह है इनकी? सवाल है मेरा, सही। क्यों आ रही हैं? सवाल है मेरा, नहीं, क्यों रिप्लेस कर रही है ना ये पेट्रोल की रिप्लेसमेंट है, डीजल plus इंजन जो को, है, पेट्रोल इंजन को रिप्लेस कर रही है। ग्रीन पावर, ग्रीन सोर्स को, ग्रीन सोर्स एनर्जी को, ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए हो रहा है, और इससे क्या होगा? कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे, कम होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ये reason है। तो इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए मैंने देखा कि एक जगह सेटअप लगाया हुआ है, चार्जर लगा हुआ है, और चार्जर के पीछे जो सप्लाई है ना वो जनरेटर से हो रही है। जनरेटर गलत है। बताएं यार। नहीं ये ऐसा तो अच्छा, पाकिस्तान और इसको- यहाँ पर है ना, हिंदुस्तान के अंदर है, दुनिया में ऐसा नहीं है। वहां पर सोलर से चार्ज का सिस्टम है, या फिर जो सबसे क्लीन अभी तक सोलर के बाद और हाइड्रो के बाद जो सबसे क्लीन और सोर्स जो है और सेफ, विंड नहीं हाँ सोलर विंड कम देता है, सोलर के बाद नहीं, सबसे ज्यादा हाइड्रो देता है, हाइड्रो के बाद सोलर के बाद विंड, इसके बाद चौथे नंबर पे सबसे मतलब सबसे सेफ और क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिकल, नहीं इकोनॉमिकल भी Feasible. और फिजिबल भी और ग्रीन एनर्जी में वो न्यूक्लियर एनर्जी है। तो वहां पर तो न्यूक्लियर से यही काम करते हैं। सोर्स है ना एक तरीके नहीं, से। नहीं, इसके लिए नहीं। तो मटेरियल्स और फिर एक सेटअप, बिलाल भाई, हर कोई घर पे नहीं, तो solar solar panel की बात में बीच में काट रहा हूँ। सोलर है, हम पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे थे। अब बताएं कि ये सोलर और ये सारा सिस्टम है, पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा इसके साथ? नहीं मैं बता उस पे तो अभी आ जाते हैं, लेकिन ये वाली बात है ना देखो कि यहाँ पर दुनिया में आसिफ भाई, आप अभी आ जाते हैं, अलग पहलू पकड़ेंगे। दुनिया में ये वही पाकिस्तान का हाल है, हमारी बात भी इधर उधर चली जाएगी। नहीं जाएगी, हम वापस आ हम पकड़ जाएंगे। के रखेंगे भी हाँ। बात। हाँ जी, हाँ जी। जो सबसे क्लीन सोर्स होता है ना एनर्जी का, वो न्यूक्लियर सोर्स है। सही। और ये अच्छा महंगा होता है, लगाना मुश्किल होता है, एक्सपर्टीज लेवल ज्यादा चाहिए होता है, बड़े सेफ्टी प्रिकॉशंस है, इसका एक न्यूक्लियर प्रोटोकॉल्स बना हुआ है। इधर हमारा दोस्त है नहीं है ना, आसान नहीं है ना आसिफ भाई। आप हम अपने घर पे सोलर पैनल लगा सकते हैं, न्यूक्लियर प्लांट थोड़ी ना लगाएंगे। न्यूक्लियर घर के लिए थोड़ी लगता है, मेन सही। सोर्स एज अ सिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। घर के लिए तो सोलर या विंड ही लगता है, सोलर लगता है। बाकी ये हमारा इंडिविजुअल का काम नहीं है, इंडिविजुअल का काम होता है ये आपके कंट्री साइड अगर आप रहते हैं तो, शहर के अंदर रहते हैं अपना क्यों लगाएंगे? ये तो हमारे हालात ऐसा है ना कि अब हमें एक सस्ती चाहिए और कन्वीनियंट भी हो गया है कि सोलर आप घर पर लगा लें, तो इसलिए आपको क्लीन एनर्जी भी मिलती है।
मिलती है और फ्री एनर्जी भी है, क्लीन एंड ग्रीन। क्लीन ग्रीन और फ्री भी है। फ्री तो खैर गलत बात हो जाएगी, अच्छा Free तो खासे नहीं, पैसे लग investment जाते हैं, है, अच्छा आपने खासे भी- पैसे लग जाते हैं। तो आज के दौर के ऊपर ये जो ग्रीन एनर्जी मिल रही है ना, सोलर वाली, हम्म। सोलर का जो सूरज की रोशनी बढ़ गई है, जमीन तक नहीं पहुंच रही है वो, वो बढ़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, जमीन का एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। हाँ ये बिल्कुल ये बात है। अच्छा अभी ये रिवर्ट होगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ इंडस्ट्री लगाई, अब इंडस्ट्री को रिवर्स मतलब कि मैंने जो घर में सोलर के 2 आटा प्लेट खा लाया खा है के परेशान हो वापस गए। होगा। नहीं नहीं, तो खरीदेगा मसला मुझसे? ये है कि देखो अभी क्या हुआ है कि एक नया सिस्टम चाहिए कमाने के लिए, कैपिटल क्या हम हाँ, ये है, ये बात तो कैपिटलिस्ट हैं, मतलब हमारे गैस के बिल में एक एडवर्टीजमेंट आती है सर, सिलेंडर ले लो। सिलेंडर ले लो। बताओ यार, जो अभी चीज गैस नहीं थे भाई, क्यों ले ले सिलेंडर? जो चीज हमने खत्म कर दी थी, बताएं, अब जब सिलेंडर बिक जाएंगे सर तो फिर गैस की फराहमी होगी उस तरह से। क्या आपने ये सोचा था कि एलपीजी का दौर वापस आना है? हाँ, बिल्कुल ये बात तो हमने तो देखा था कि वो आ गया? वो नहीं ऐसे थे हमारे पुराने लिए आया, रिक्शे दुनिया में नहीं एलपीजी आया ये। डलती थी। हाँ, एक बार आज अभी हम किसी जमाने में पाकिस्तान की कर रहे हैं, दुनिया की पाकिस्तान। नहीं कर रहे हैं। नहीं। पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान देखो हमारा मुल्क इतना अच्छा है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। जिस तरह से हम बहुत ज्यादा आगे मॉडर्नाइज होने के बाद ऑर्गेनिक दुनिया में जा रहे हैं, हर चीज रिवर्स हो रही है, ऑर्गेनिक पे जाना है। पहले हम जाते थे नहीं जी सिस्टम आ गया, कंप्यूटर आ गया, लग्जरी लाइफ स्टाइल फला ये करना है। अभी क्या हो रहा है भाई, लग्जरी लाइफ स्टाइल छोड़कर मिट्टी में आके लौटना पड़ रहा है, क्यों? ओ भाई Organic चाहिए, चाहिए। तनवीर इसके लिए एक पाकिस्तान सेकंड, एक अच्छा सेकंड, मुल्क तला है। भाई को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कर लेते हैं। तनवीर भाई और आसिफ भाई की बात से ऐसा लग रहा है कि हमारी कौम यू टर्न के ऊपर चल रही है। वो भाई पाकिस्तान को हम पीछे इसलिए लेकर जा रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि आने वाले मॉडर्नाइजेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं बैड, वो पाकिस्तानी आवाम को खराब पड़े और उनकी जिंदगी कम हो जाए। भाई हम हमने उनकी जिंदगी बढ़ा रहे हैं कि मुल्क पीछे जाए, ऑर्गेनिक दौर में जाए। भाई हल वो चलाएं हम, भाई वो एक खेती साहब बाड़ी थे कुछ करें। वक्त पहले, एक साहब आए थे इस मुल्क में, कैमरामैन आप एक focus कुछ करें वक्त पहले बात एक पे। साहब आए थे इस मुल्क में वजीर आजम की शक्ल में, हाँ। और उनके एक बहुत नाम ले लें, कोई उनके मसला उनके एक नहीं। अल्फाज नहीं, है ना, यार, जब छोड़े हम। नाम ఎందుకని आवाज నీకు की ఏసు बात करें। బతుకు उनके एक अल्फाज है, ఎందుకని నువ్వు బతుకుతావు खुदा को मानो यार। यार आसिफ कुछ भाई तारीफ का हिस्सा है। ये कोई मसले की बात नहीं है, अल्लाह के बंदे। यार मिस्टर एक्स थे मिस्टर एक्स कौन वजीर आजम थे एक यार 1992 क्रिकेट टीम के कैप्टन बोले। మీ చిరునవ్వు మీ నడక की बात कर रहे हो? जी इमरान खान। भाई मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, ठीक है। हाँ। तो उनके एक अल्फाज थे यू टर्न, हाँ। तो उनके अल्फाज को जो है ना हमारी जो अवाम है ना, उसने जितनी उनकी फैन फॉलोइंग है सब ने उसको बहुत सीरियसली लिया हुआ है। तो वो जो लोग जितने आगे आगे गए थे ना खुद से, वो खुद वापस भी आ रहे हैं पीछे वहीं से यू टर्न लेके वापस। यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं कि यार अभी बच्चों को आपको मोबाइल फोन नहीं देना, हम उनको पहले एंड्रॉयड नई नई जदीद टेक्नोलॉजी और अच्छा फोन और अच्छा फोन और अच्छा फोन। अब क्या हो गया, अब तो मोबाइल से दूर होना है। अब क्या हो गया, मोबाइल एप्पल खतरा ही हो गया है। अब आपने छोटे फोन पे जाना है, टैचिल 10 पे 1100 पे 1280। मैंने तो अच्छा वो 1280 अब तक रखा है, मेरे पास 8 साल को वर्किंग कंडीशन में है। तो मैं सोच रहा हूँ जिस दिन वो हालात आएंगे मैंने उसी को ऑन तला कर भाई देना है। एक बात बताएं, पाकिस्तान की तरक्की को आप अपनी इस बात को किस तरह से लिंक करेंगे? पाकिस्तान की तरक्की भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? एक सेकंड, यार समझ नहीं आ रहा। बोलने दे, समझ नहीं आ रहा। बोलने दे इनको। अतला भाई की बात मैं मुकम्मल कर देता हूँ। हाँ देखिए तला भाई की बात हमारे जकीर भाई मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करता जी हूँ। सर। हमारे मुल्क में मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला हर चीज का मतलब पता नहीं, नहीं यार। सबसे बड़ा मसला जिसको हम रोते हैं हर आने वाले दौर में, महंगाई। महंगाई महंगाई